दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले एक महीने में लोहे के रेट बेमानी ढंग से बढ़ने के बाद एक बार फिर गिरने लगे हैं। रेट बढ़ने के कारण हमने अपने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किए थे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूएस फेडरल बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद यह प्रबल उम्मीद जताई जा रही थी कि अब इंटरेस्ट रेट घटाने की बारी चाइना और भारत की है। हालांकि चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने पिछले सोमवार अपने बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे भारतीय बाजारों में निराशा बढ़ी। बिना स्थायी मांग के और सिर्फ सेंटीमेंट्स के आधार पर बढ़े हुए रेट ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रह सकते और भारतीय बाजारों में भी यही हुआ। रेट एक बार फिर गिरने लगे हैं और वह भी ठीक दिवाली से पहले। बाजार को समझने के लिए कई इंडिकेटर्स होते हैं और हमने पिछले कई एपिसोड्स में विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स पर बातचीत की है, लेकिन एक ऐसा महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जिस पर हमने बहुत कम या फिर ना के बराबर बात की है। यह इंडिकेटर है ऑयल, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। क्रूड ऑयल लगभग हर तरह की इंडस्ट्री में यूज़ होता है और स्टील इंडस्ट्री में तो यह बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो यदि हमें स्टील इंडस्ट्री की दिशा को बेहतर समझना है तो हमें तेल को और तेल की धार को बारीकी से देखना होगा। आज के इस एपिसोड में हम लोहा बाजार को तेल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट या शेयर हमारे चैनल की रीच को बढ़ाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन चारों में से कम 2 काम जरूर करें। और आज का यह एपिसोड शेयरिंग के माध्यम से न सिर्फ लोहे वालों तक बल्कि तेल वालों तक भी अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तेल दुनिया की लगभग हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है और स्टील सेक्टर भी एक ऐसा महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां बहुत बड़ी मात्रा में तेल का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में होता है। चाहे फिर वह स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या स्टील यूजिंग इंडस्ट्री, हर किसी की निर्भरता किसी न किसी रूप में तेल पर रहती ही है। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, फर्नेस ऑयल हो, कटिंग ऑयल हो या फिर विभिन्न प्रकार के लुब्रिकेंट, ये सभी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से ही तैयार होते हैं। विश्व में क्रूड ऑयल के रेटों के 2 प्रमुख बेंचमार्क्स हैं, WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दूसरा ब्रेंट। पहले हम दोनों ही बेंचमार्क्स में थोड़ा बहुत फ़र्क समझ लेते हैं। WTI क्रूड ऑयल का प्रमुख स्रोत है यूनाइटेड स्टेट्स। यह टेक्सास, नॉर्थ डकोटा और लुसियाना रीजन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल यूके, नॉर्वे व डेनमार्क से सटे नॉर्थ सी से निकाला जाता है। WTI में सल्फर की मात्रा रहती है 0.24% से लेकर 0.34%, जबकि ब्रेंट में सल्फर रहता है 0.37%। अपने कम सल्फर की मात्रा की वजह से WTI की गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है, क्योंकि यह रिफाइन करने में आसान रहता है। WTI का डिस्ट्रीब्यूशन ओक्लाहोमा में कशिंग क्षेत्र से किया जाता है, जो कि एक लैंडलॉक्ड एरिया है। वहीं ब्रेंट जो कि समुद्री तल से निकलता है, जिस वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन टैंकरों के जरिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। नॉर्थ अमेरिका रीजन क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए WTI बेंचमार्क फॉलो करता है, जबकि गल्फ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ ज़्यादातर ब्रेंट का बेंचमार्क फॉलो करते हैं। ब्रेंट लगभग 2/3 दुनिया कवर करता है और दायरा बड़ा होने की वजह से क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल बेंचमार्क माना जाता है। यूएस के ऑफिशियल एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर EIA ने अभी इसी महीने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर एक शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक जारी किया है। जिस वक्त भारत में स्टील के रेट बढ़ रहे थे, उस वक्त EIA का क्रूड ऑयल प्राइस फोरकास्ट कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। अपने शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक में EIA ने 2024 और 2025 के अपने ही फोरकास्ट को डाउनवर्डली रिवाइज कर दिया है। EIA ने 2024 का ब्रेंट क्रूड ऑयल स्पॉट प्राइस फोरकास्ट $83 प्रति बैरल से घटाकर $81 प्रति बैरल और 2025 के लिए प्राइस फोरकास्ट $84 प्रति बैरल से घटाकर $78 प्रति बैरल कर दिया है। यह कटौती EIA ने दुनिया भर में खास करके यूएस और चाइना से कमज़ोर तेल की मांग के चलते की है। लगभग ऐसी ही भविष्यवाणी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC और JP मॉर्गन की ताज़ा रिपोर्ट ने की है।
आईईए के अनुसार इस वर्ष कच्चे तेल की डिमांड 103.1 मिलियन बैरल पर डे रहेगी, जो कि उसकी उम्मीद से 20,000 बैरल प्रतिदिन कम है। और ऐसे ही अगले वर्ष तेल की मांग 104.3 बैरल प्रतिदिन की रहेगी, जो कि उसकी पिछली फोरकास्टिंग से 3 लाख बैरल पर डे तक कम है। वहीं जेपी मॉर्गन ने अपनी 23 अक्टूबर की रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर के शुरुआत में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल का रेट अपने सितंबर के $71 प्रति बैरल से उछलकर $81 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। लेकिन बिना डिमांड के सिर्फ सेंटीमेंट्स के आधार पर बढ़े हुए रेट ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते और डिमांड नदारद होने की स्थिति में रेट एक बार फिर $73 प्रति बैरल के लेवल तक पहुंच गया। और यह आलम तो तब है जब क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री लेवल पिछले 7 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर है और ऊपर से मिडिल ईस्ट के कई देश युद्ध के साए में जी रहे हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट के संकट में अभी तक किसी तेल स्रोत को हानि नहीं पहुंची है, लेकिन इजराइल और ईरान में तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा तो बना ही हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेल की सप्लाई का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इस संभावित जोखिम के मद्देनज़र जेपी मॉर्गन ने अंतिम तिमाही में क्रूड ऑयल का रेट $80 प्रति बैरल तक फोरकास्ट किया है। पर फिर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट यह भी कहती है कि तनाव कम होते ही 2025 में कच्चे तेल की कीमतें फिर गिर सकती हैं। कमज़ोर अंतर्राष्ट्रीय मांग के चलते 2025 के शुरुआत में $75 प्रति बैरल और वर्ष के अंत तक इसका रेट $60 प्रति बैरल तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। वहीं रैबोबैंक इंटरनेशनल के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में क्रूड ऑयल का रेट मात्र $71 प्रति बैरल के आसपास रहेगा और 2025 में तो बाजार में हर रोज 7 लाख बैरल की ओवर सप्लाई की स्थिति बनी रह सकती है, जिस वजह से कच्चे तेल की कीमतें पूरे 2025 में कमज़ोर ही रहने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर तेल की दिशा से स्टील की दशा समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चाइना में अभी तक उसकी घरेलू मांग में कोई सुधार नहीं हुआ है। नतीजतन 2024 में चाइना का स्टील कंजम्पशन पिछले 6 वर्षों में पहली बार बाकी विश्व के स्टील कंजम्पशन से भी कम रहने वाला है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार इस वर्ष चाइना का स्टील कंजम्पशन 3% तक गिरेगा और 2025 में 1% और गिरेगा। कमज़ोर घरेलू मांग के चलते चाइना का स्टील एक्सपोर्ट बदस्तूर बढ़ता जा रहा है और इस वर्ष 2016 के बाद पहली बार उसका स्टील निर्यात 100 मिलियन टन से अधिक होगा। वहीं भारत में स्टील का आयात पिछले वर्ष के मुकाबले 41.3% तक बढ़ चुका है। ऐसे में भारत का लोहा बाजार एक बार फिर नीचे का रुख करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त उसे न तो भारत सरकार से कोई मदद मिल रही है और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। दिवाली के बाद यदि भारतीय बाजारों में लोहे के रेट और लुढ़कते हैं तो इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। बहरहाल दोस्तों, काम धंधे की बातें तो ताउम्र होती रहेंगी। दिवाली का मौका है। इस पावन पर्व पर हमारी यही मनोकामना है कि आप व आपके परिवार पर सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे। हैप्पी दिवाली।